ऑल द सीएमए फाइनलिस्ट, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप यू गाइस आर जस्ट डूइंग फैंटास्टिक। हमारा रिवीजन सेशन जो 71वां सीएमए के यूट्यूब चैनल पे चल रहा है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हम कंटिन्यूस आपके लिए रिविजन डाल रहे हैं, मे इट बी सीएफआर, डीटी, आईडीटी, एससीएम लॉ। ऑल द टीचर्स आर इंश्योरिंग कि आपको बहुत ज्यादा रिविजन मिले, ताकि अगर आप पहली बार पढ़ के कंप्लीट कर चुके तो जो भी आपका बर्डन है रिविजन नहीं कर पाने का, वो हम थोड़ा सा ईज कर रहे हैं। आते जाते ट्रैवल करते हुए जहां पर भी आपको मौका मिले, सिर्फ आप ईयरफोन लगा के इस रिविजन सेशन को सुन लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं हो रहा आप रिवाइज करने का बिकॉज ऑफ योर ऑफिस वर्क, यस, पहली बार तो बहुत सिंसियरली आपने पढ़ा होगा, ये मैं श्योर हूं। बस उसको थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहे हैं हम थ्रू दिस रिविजन, ताकि एग्जाम से पहले ह्यूज सिलेबस को रिटेन करने का हमारी तरफ से छोटा सा आपके लिए गिफ्ट है, ताकि एग्जाम से पहले आप सब कुछ रिटेन कर लो। आते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। हम सीएफआर में इंडेक्स की ज्यादा से ज्यादा रिविजन पे टारगेट कर रहे हैं। क्यों? अगेन, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, कौन सा, जहां मैंने कहा है कैसे आपको आपका एबीसी एनालिसिस मैंने जहां दिया था, तो मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कितना टाइम लगता है। कीपिंग ऑल दोज फैक्टर्स इन माइंड, मैंने आपका इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाला था। मैं लगातार उसका रिविजन करा। इस रिविजन में मेनली मेरे क्या तरीके हैं, जैसे कि मैंने कहा था, कॉन्सेप्ट्स पूरा कवर कराऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी प्रोविजन कहता है उसको मैं आपके दिमाग में रिटेन करवा के छोड़ी। यस, अगर आपको इससे रिलेटेड केस स्टडीज की प्रैक्टिस चाहिए या सम्स की प्रैक्टिस चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करिए कि मैम थोड़ा सा हमें क्वेश्चन बैंक की भी प्रैक्टिस चाहिए। वंस वी आर डन बाय द ऑल द रिविजन्स मिड ऑफ अप्रैल तक, हम उसके बाद क्वेश्चन बैंक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं विद एड और एमसीक्यू पार्ट में। बट फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने इंडेक्स का रिविजन। कौन सा इंडेक्स में रिवाइज करूं, मेरा बच्चा बताएगा? इंडेक्स 21। नाम देखा है कितना लंबा है? नाम याद कर लेना, कभी कभी ना ये बोनस क्वेश्चन बन जाता है। वो नाम पूछ लेते हैं, इंडेक्स 21 रिलेट्स टू, टेक द करेक्ट ऑप्शन, बस एक नंबर। वेरी गुड। द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आप कहोगे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? फॉरेन एक्सचेंज रेट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको आपको समझने के लिए सिंपल एग्जांपल मैं दूं। अगर आप इंडिया से सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप पे ये इंडेक्स नहीं लगता। बट अगर आपको पता है हम सब दीज डेज वांट्स टू गो ग्लोबल, हमें कोई चीज एक्सपोर्ट करनी होती है, हमें इंपोर्ट करनी होती है, हमारा बिजनेस एक्सपैंड करना है, एंड अगर थिंक अबाउट कॉर्पोरेट्स कंपनीज, इंडिया में रिस्ट्रिक्ट करके वो ग्रो नहीं कर सकते, तो कितना ज्यादा ट्रांजैक्शंस आउट ऑफ इंडिया से होते हैं। एंड वो छोड़ो, ट्रांजैक्शंस भी हम आउट ऑफ इंडिया से करते हैं, हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस भी आउट ऑफ इंडिया करते हैं। कितनी बार हम अपनी सब्सिडरी, ब्रांच, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इन सारी एंटिटीज को आउट ऑफ इंडिया खोल लेते हैं, करेक्ट, टू एक्सपैंड मोर एंड मोर बिजनेस। आपको पता है मैं प्राइस वाटरहाउस कूपर्स में आई वाज वर्किंग इन स्टैच्यूटरी डिपार्टमेंट, एंड आपको पता है या नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड हर एक बड़े कंट्री में वहां पर पीडब्ल्यूसी की ब्रांच है। तो देखो ना बच्चों, इससे क्या फायदा होता है। अगर आपको मूव करना है, शिफ्ट करना है, तो अगर आप ग्लोबल हो तो एम्प्लॉयज को आप इधर से उधर भी रिलोकेट कर सकते हो, एंड आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे भी आपको पता है जितने भी इंडियाज बने हैं, दिस हैव बीन मेड टू गेट इट मोर ग्लोबलाइज्ड, एंड कॉर्पोरेट्स को अलग लेवल पे लाने के लिए, एट पार लाने के, यूनिफॉर्म लाने के लिए, ग्लोबली इसको मैच करने के लिए इंडेक्स लाए गए हैं। तो द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आज के टाइम पे, जहां हम इतने सारे ट्रांजैक्शन फॉरेन में करते हैं। बट इसको पढ़ने से पहले ना आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। वो टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फॉरेन करेंसी एंड फंक्शनल करेंसी, कितना सिमिलर नेम लग रहा है। यस, फॉरेन करेंसी एंड फंक्शनल करेंसी। अगर आपको सिंपली बात बोलूं, एक अच्छा डेफिनेशन जो आपका दिल खुश कर देगा, फॉरेन करेंसी मतलब जो फंक्शनल करेंसी नहीं है। क्या बताया मैम, भयंकर अच्छा है ना, ऑब्वियसली। तो इसका मतलब फंक्शनल करेंसी अगर सीख गए ना, अगर आप इन सारी कंडीशंस को मीट कर रहे हैं, तो फंक्शनल करेंसी इज दिस, अदरवाइज बाकी सारे करेंसी आपके लिए बन जाते हैं फॉरेन करेंसी। बिना कॉम्प्लिकेट किए अगर मैं आपको बोलूं, इंडिया में मेरा हेड ऑफिस है, इंडिया से मैं मेजरली ऑपरेट करती हूँ, मेरा इंडिया में ही सारा काम है, मैं रजिस्टर्ड इंडिया में हूँ, तो मेरे लिए फंक्शनल करेंसी इंडियन रुपी है। बाकी डॉलर हो, यूरो हो, जो मर्जी हो, वो सब मेरे लिए बन जाएगी फंक्शनल करेंसी। तो इंडियन करेंसी मेरे लिए क्या बन जाएगी? फंक्शनल करेंसी। सॉरी, डॉलर वाला क्या बन जाएगी? फॉरेन करेंसी। आई थिंक मैंने फंक्शनल बोल दिया क्या? आई टेक बैक माई वर्ड्स। आप जहां रजिस्टर्ड हो, आपका जहां बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है, जहां आपका कंपटीशन ज्यादा है, बेस्ड है, जहां आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहां जो आपका एरिया है, वहां जो करेंसी चलती है, दैट इज योर फंक्शनल करेंसी। इसके अलावा सारी करेंसी जो बन जाएगी वो फॉरेन करेंसी। इसको देखो, आइडेंटिफाई करने का तरीका,
कुछ इंडिकेटर्स देते हैं हम जनरली बच्चों को बताने के लिए, ये थ्योरी में आ सकता है। व्हाट आर द इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ फंक्शनल करेंसी और अ फॉरेन करेंसी। तो अगर जिस करेंसी में आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को जनरली बेचते हो, जिस कंट्री में आपका ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन है, जो करेंसी मेनली आपकी लेबर, मटेरियल एंड कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, ये सारे फैक्टर्स जहां ज्यादा से ज्यादा जिस करेंसी में इंपैक्ट होते हैं वो आपकी फंक्शनल करेंसी। अगर आप इंडिया में हो तो मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड करते हो? इंडिया में। कॉम्पिटिटर्स कहाँ है? इंडिया में। आपका लेबर, मटेरियल, ये सारे कॉस्ट किसमें कैलकुलेट होते हैं? इंडिया में, इन इंडियन करेंसी, दैट इज रुपीज। तो आपके लिए इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज बिकम्स योर फंक्शनल करेंसी। इसके अलावा अगर आपको कोई सेकेंडरी इंडिकेटर्स देखना है, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी अगर आपको रेस करनी है, आपको फाइनेंसेस रेस करने, फंड्स रेस करने, किस करेंसी में रेस करते हो? आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिसीट किस करेंसी में आप मेंटेन करते हो? मतलब मैंने बिजनेस करके जो भी कमाया उसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट किया होगा एफडी वेफडी में, क्या मैं उसको यूरो में रखती या इंडियन करेंसी में? याद रखना, अगर ये सारे इंडिकेटर्स आप देखो और देखो कौन सी करेंसी में आपको जवाब आता है ये सारे इंडिकेटर्स का, वो करेंसी आपकी बन जाएगी फंक्शनल करेंसी, बाकी सब आपकी बन जाएगी फॉरेन करेंसी। इसको बिना कॉम्प्लिकेट किए याद रखना, जिस करेंसी में बेनली आपका बिजनेस होता है, जहां आप रजिस्टर्ड हो, वो आपकी बनती है फंक्शनल करेंसी। रिमेनिंग ऑल करेंसी बिकम्स योर फॉरेन करेंसी। बट एग्जाम में 5 सी थ्योरी बन सकती है। व्हाट आर द इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई योर फंक्शनल करेंसी? प्राइमरी इंडिकेटर्स एंड सेकेंडरी इंडिकेटर्स। प्राइमरी इंडिकेटर्स होता है जिस करेंसी में आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हो, कंट्री हुज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस अप्लाइज ऑन यू, लेबर, मटेरियल एंड आपके अदर कॉस्ट किस करेंसी में आते हैं, आप फंड किस करेंसी में रेज करते हैं, आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाई किस करेंसी में रिटेन करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स जो आपको पता होना चाहिए टू डिटरमाइन योर फंक्शनल करेंसी। इससे जो जवाब आपको मिलेगा दैट विल बिकम योर फंक्शनल करेंसी, बाकी सब आपके बन जाएंगे फॉरेन करेंसी। आई होप यहां तक। अब आता है व्हाट डज प्रेजेंटेशन करेंसी मीन्स। इसको समझने से पहले एक केस समझो। अगर मैं इंडिया में काम करती तो मेरे फाइनेंशियल्स भी इंडिया में बन रहे हैं, तो मेरे फाइनेंशियल्स किस करेंसी में प्रेजेंट होंगे? इंडियन करेंसी में। तो माय फंक्शनल करेंसी इज आल्सो रुपीज एंड माय प्रेजेंटेशन करेंसी मतलब जिस करेंसी में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होते हैं दैट इज आल्सो रुपीज। बट मान लो मैं एक सब्सिडरी हूं, मान लो मैं सब्सिडरी हूं इंडिया में और मेरी होल्डिंग कंपनी यूएस में। कंसोलिडेशन सीखा है ना 110, तो मेरी एंटिटी को वो कंसोलिडेट करेगा ईयर एंड पे, और उन बेचारों को पता नहीं है, वो कह रहे भैया आप अपना ट्रायल बैलेंस हमें कन्वर्ट करके दो और हम उसको फिर कन्वर्टेड बैलेंस शीट जो भी आपका जो भी डिटेल्स है हम उसको कंसोलिडेट कर लेंगे। तो हम ऑपरेट इंडियन करेंसी में होते हैं जो कि मेरी फंक्शनल करेंसी है, बट बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर इंडियंस या बिजनेस नेचर मुझे मेरे 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ रहे हैं। एक को मैं प्रेजेंट कर रही हूं मेरे फंक्शनल करेंसी में, पर दूसरे को मुझे बनाना पड़ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन डॉलर में। तो प्रेजेंटेशन करेंसी कैन बी फंक्शनल करेंसी इन द नॉर्मल सिचुएशन, बट अगर मेरी होल्डिंग आउट ऑफ इंडिया है, सब्सिडरी इंडिया में है, तो भी मुझे एक और करेंसी में बनाना पड़ जाता है, तो उस केस में मेरी प्रेजेंटेशन करेंसी फॉरेन करेंसी हो सकती है। तो ये जवाब बिल्कुल मत देना अगर एमसीक्यू में आए कि ऑलवेज योर प्रेजेंटेशन करेंसी विल बी योर फंक्शनल करेंसी। द आंसर शुड बी नो, माय प्रेजेंटेशन करेंसी नॉर्मली इज फंक्शनल करेंसी। बट किसी सिचुएशन में अगर मैं आउट ऑफ इंडिया मुझे अपने फाइनेंशियल्स भेजने हैं, आई नीड टू कन्वर्ट माय फाइनेंशियल्स फॉर द पर्पस ऑफ दैट, उस केस में मेरी प्रेजेंटेशन करेंसी फॉर माय फाइनेंशियल्स इज फंक्शनल एज वेल एज फॉरेन। तो दोनों प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है। तो फटाफट बताएंगे बच्चों मैंने कौन सी करेंसी डिस्कस की। मैंने मेजरली आपके साथ 3 करेंसी डिस्कस की। फॉरेन करेंसी जो फंक्शनल नहीं है वो हो जाती है फॉरेन। फंक्शनल क्या होता है? जिसमें बेसिकली जिस करेंसी में आपका पूरा बिजनेस जनरली चलता है। की बात करूं, प्रॉफिट रिटेंशन की बात करूं, गुड्स एंड सर्विसेज बेचने की बात करूं, लेबर या मटेरियल को देने की बात करूं, या फिर आपके कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, सारे इंडिकेटर्स जहां आपको जवाब दे वो बन जाएगी आपकी फंक्शनल करेंसी एंड बाकी बन जाएगा फॉरेन करेंसी। एंड एंड ऑफ द डे जिस करेंसी में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं दैट इज योर प्रेजेंटेशन करेंसी। दैट कैन बी फंक्शनल ऑल्सो, दैट कैन बी फॉरेन ऑल्सो। अगर आप नॉर्मली बात करो तो फंक्शनल होता है, बट इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन बिकॉज ऑफ कंप्लायंस ऑफ एनी अदर इंडियंस इट कैन बी
फॉरेन करेंसी। यहाँ तक बच्चों बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले इस इंडेक्स को पढ़ने के लिए ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बहुत जरूरी है। एमसीक्यू में भी आ जाता है तो 1-2 नंबर हमें मिल जाएंगे, 2 मार्क्स उधर से। थ्योरी में आ गया व्हाट इज एन इंडिकेटर ऑफ फंक्शनल करेंसी, तो आपको ये पता होना चाहिए। यस एवरीवन, एनीवन एनी डाउट टिल हियर? क्लियर क्लियर क्लियर। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे जो मैंने यहाँ आपके साथ लिखा। इस पूरे चैप्टर को आप 4 अलग अलग केसेस में पढ़े, 4 बोलो या 3, आपकी मर्जी है। पहला मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात कर रही हूँ। वो ट्रांजैक्शंस हम भी करते हैं, पड़ोसी भी करता है, हम घूमने भी जाते हैं। एक नॉर्मल बिजनेसमैन एक आधा चीजें फॉरेन से मंगाता या बेचता है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन। लाइक मेरी फैक्ट्री में जो मशीन है वो एक बार यूएस से आई थी। इट्स अ नॉर्मल, इट इज अ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी। एक केस हम वो सीखेंगे। अच्छा, फिर और क्या सिखाओगे मैम? अरे रुको ना बच्चा, ये ट्रांजैक्शन यहां पर पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। ये मेरा केस 2 होगा, जो सिंपल एग्जांपल है होल्डिंग एंड सब्सिडरी वाला केस। जहां होल्डिंग बाहर है, सब्सिडरी इंडिया में, तो आपको अपनी बुक्स को देखो क्या करना है। आ जाओ आगे। थर्ड केस पढ़ेंगे, फॉरेन ऑपरेशंस है, मतलब एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, ये सब फॉरेन ऑपरेशंस है एंड इट्स ट्रांसलेशन। उसको ट्रांसलेट करोगे तो कैसे करोगे? यहां तक क्लियर है? तो चलो पहला वन एट अ टाइम। ऑलवेज याद रखना यहां पर आप क्या पढ़ रहे हो, यहां पर आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर दूसरे करेंसी को आपको जब अपनी बुक्स में लेना है, आप उसका कन्वर्शन पढ़ रहे हो। आपको कैसे वो कन्वर्ट करेगा या अपनी बुक्स में लेगा, वो मेरा एरिया नहीं है। The effect of change in foreign exchange rate, इंड एस कौन सा नाम है? 21। उसका सबसे पहला केस है ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी। एवरीबॉडी विथ मी? ध्यान से देखना, एकदम रिलैक्स हो। मान लो आज मैंने यूएस से एक असेट खरीदा, आज उसको बोलते हैं इनिशियल मेजरमेंट या इनिशियल रिकॉग्निशन। आज खरीदा, आज जब मैं उससे एसेट खरीदूंगी तो इंडिया में आ जाएगा असेट, और वो फॉरेन सप्लायर है मेरे लिए, वो अपना बिल डॉलर में भेजेगा। बट मुझे अपनी बुक्स में इस एंट्री को लेने के लिए कौन सी करेंसी चाहिए? फंक्शनल करेंसी। तो वो जो बिल में अमाउंट है डॉलर का, मैं उसको आज के स्पॉट रेट में, जिसको आप आज का भी रेट बोल सकते हो, ट्रांजैक्शन रेट भी बोल सकते हो अगर आपको चलता है तो, आज के रेट में हम कन्वर्ट करते हैं। जो भी डॉलर का रेट है रुपीज, इन रिलेशन विद डॉलर, उसको कन्वर्ट करो और उसको आप रुपीज में रिकॉर्ड कर लो। क्या बच्चों आपको बात समझ आई? सेम एंट्री, असेट आया, क्यों? फॉरेन सप्लायर से खरीदा, पेमेंट किया नहीं है, असेट अकाउंट डेबिट टू फॉरेन सप्लायर। एम आई क्लियर? पेमेंट कर देंगे तो बच्चों ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जब यू आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन ओनली, बैलेंस शीट का उनके बुक्स में क्या बैलेंस शीट चल रही है, फाइनेंशियल चल रहे हैं, मेरे क्या बैलेंस शीट है, हम दूसरों को एक दूसरे के फाइनेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ उनसे कुछ असेट खरीदा, या हमने उनसे कुछ लोन लिया, या हमने उनको गुड्स बेचा, या हमने उनसे गुड्स खरीदा। इफेक्टिवली सिर्फ हम उनसे क्या कर रहे हैं? आउट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन। आपका इंडेक्स 21 कहता है पेमेंट बाकी है। सोचो ना, जिस दिन मैं उसका पेमेंट करूंगी, जरूरी थोड़े कि यही रेट चल रहा होगा जिस रेट पे बुक किया है। सामने वाला तो पेमेंट डॉलर में मांग रहा है, बट मैं तो इंडियन करेंसी है, मैं अपने इंडिया के बैंक में जाऊंगी, उतना करेंसी, अपना इंडियन करेंसी लेके जाऊंगी, उनको कहूंगी भैया इतना डॉलर फॉरेन में पे करना है। तो आज का, उस दिन का पेमेंट का जो रेट होगा, बैंक तो उस रेट से मेरे से इंडियन करेंसी रहेगी उतने अमाउंट के डॉलर को देने के लिए। अगर वो वाला अमाउंट और ये अमाउंट मैच हो जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बट आपको क्या लगता है, होता है क्या? इतना अप एंड डाउन मार्केट चल रहा है बेटा, रेट्स कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, और इंडेक्स कहता है आप पेमेंट डेट पे पूरा फ्लक्चुएशन बुक करोगे, ये हमको जमता नहीं है। क्यों भाई? अगर 3 साल बाद पेमेंट है तो इकट्ठा 3 साल का इकट्ठा लॉस या प्रॉफिट आप पूरा का पूरा 3 साल बाद बुक करोगे बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ये इंडेक्स 21 परमिट नहीं कहता है। वो कहता है ईयरली, एट ईयर एंड आप अपना ईयर एंड का रेट फिर से मार्केट में चेक करो। अच्छा,
पेमेंट के समय नहीं, पेमेंट के समय तो जो चेक होगा होगा, हमें ईयर एंड पे भी आपके रेट्स रीचेक करो। तो इनिशियल रिकॉग्निशन आपको आपके स्पॉट रेट पे करना है, इनिशियल रिकॉग्निशन आपको उस दिन के ट्रांजैक्शन पे करना है, एंड ईयर एंड पे सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट भी करना है, इररिस्पेक्टिव पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपका पेमेंट पेंडिंग है, रीमेजर इट एट ईयर एंड, और ईयर एंड पे करना है। हाँ, जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उस दिन जाएगा तो उस दिन का एक्सचेंज लॉस प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, वो हम मना नहीं कर रहे हैं, बट हम आपको इंड एस 21 के कारण आपको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करने को बोल रहे हैं ईयर एंड पे। क्या बच्चों समझ आ गया? सिंपल। ईयर एंड पे अगर आपका डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है तो आपको ज्यादा फंक्शनल करेंसी देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको नुकसान हो रहा है और आपकी लायबिलिटी बढ़ते जा रही है। तो ये आपको थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा। रेट बढ़ रहा है बैंक, मतलब उस दिन ईयर एंड पे, या घट रहा है लायबिलिटी के अगेंस्ट या एसेट के अगेंस्ट, वो आपको खुद को चेक करना पड़ेगा। लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो लॉस, लायबिलिटी अगर घट रही है गेन, दोनों अलाउड है। असेट अगर मेरा बढ़ रहा है गेन, असेट मेरा घट रहा है ईयर एंड पे लॉस। तो याद रखना, रेट अगर बढ़ता है तो लायबिलिटी के अगेंस्ट वो लॉस है, बट असेट के अगेंस्ट वो गेन हो जाता है। इस मेरे एग्जांपल में फॉरेन सप्लायर मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। एंड अगर रेट बढ़ रहा है ईयर एंड पे, कौन सा रेट बच्चा? क्लोजिंग रेट। हमेशा ईयर एंड पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते वक्त ईयर एंड पे क्या रेट चल रहा है वो क्लोजिंग रेट देखना। उस दिन अगर रेट बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, आपको लॉस है, इसको बोलेंगे एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन सप्लायर को उतने से बढ़ा दे। आप कहोगे मैम असेट को नहीं बढ़ाएंगे? दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इन सारे क्वेश्चन का मैं अभी आंसर दूंगी, बट फिलहाल यहां तक बात समझ आ गई क्या? तो क्विकली जल्दी से देखेंगे बेटा, एकदम सिंपल। केस 1, अगर आप डिस्कस कर रहे हो मेरे साथ वो ट्रांजैक्शंस जो आप फॉरेन कंट्री से कर रहे हो, अगर फॉरेन ट्रांजैक्शन है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, जिस दिन आपने उसको रिकॉर्ड किया उस दिन के रेट पे रिकॉर्ड कर लो, और ईयर एंड पे एज पर इंड एस 21 आपको सब्सिक्वेंटली रीमेजर करना है अगर अभी तक उसका पेमेंट नहीं गया। दे कैन बी एक्सचेंज लॉस और गेन। एक्सचेंज लॉस है या गेन डिपेंड करेगा लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, एंड वाइस वर्सा हमें पैसे लेने हैं तो ज्यादा लेने हैं या कम लेने हैं। अब बच्चों के दिमाग में आता है मैम असेट को नहीं बढ़ाएंगे, वाई ओनली सप्लायर को बढ़ा? इसका जवाब आपको इंड एस 21 देता है, और वो कहता है, ध्यान से देखो बेटा, एक चार्ट मैंने आपके लिए बनाया, पहले नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी को ध्यान से समझने की जरूरत है। एवरीबॉडी विथ मी? आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उसमें चेक करो मॉनेटरी आइटम क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम क्या है। अब आप कहोगे मॉनेटरी क्या होता है, नॉन मॉनेटरी क्या होता है? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, ये जो फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके, जो इन्वेंट्री है, इनटैंजिबल एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी। हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी। बट जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, पेबल्स हैं, फॉरेन सप्लायर, फॉरेन डेटर, फॉरेन से लोन लिया, फॉरेन को लोन दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इनकम टैक्स अगर हमें पे करना है फॉरेन कंट्री, कैश एंड बैंक बैलेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सारे मेरे क्या? मॉनेटरी आइटम। आप बोलोगे मैम मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम का क्या मतलब है? मॉनेटरी आइटम का मतलब है बेटा जो असेट्स एंड लायबिलिटीज का पेमेंट देना या लेना बाकी है। डेटर से पैसा लेना बाकी है, फॉरेन सप्लायर को पैसा देना बाकी है, लोन लिया है रीपे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेमेंट करना बाकी है। तो जो चीज का लेना या देना बाकी है ईयर एंड पे, दोज आर मॉनेटरी आइटम। एंड जिसका लेने या देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज आ गई है सो आ गई है, जैसे पीपी खरीद लिया आ गया, इन्वेंट्री आ गई आ गया, एडवांस अगर हमने किसी को पेमेंट किया है तो अगर आगे हमें सिर्फ सर्विसेज लेनी है, उसका कोई पेमेंट लेना या देना थोड़े बाकी है। एडवांस किसी को अगर हमने पेमेंट किया है तो सर्विसेज लेना बाकी है, पैसा लेना देना थोड़े बाकी है। करेक्ट? समझ आया क्या? डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, पेमेंट लेना देना थोड़े बाकी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद के रख दिया, उसके अगेंस्ट पैसा लेना देना बाकी है, बट उसके कारण पैसा लेना देना बाकी थोड़े है। जिसका पैसा लेना या देना बाकी है
दोज आर योर मॉनेटरी। उसके अलावा वो बाकी सारी चीजें क्या है, नॉन मॉनेटरी। अगर आप मॉनेटरी हो तो ही आपको रीमेजर किया जाएगा एट ईयर एंड। अगर आप मॉनेटरी हो तभी आपका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा एट ईयर एंड, एट क्लोजिंग रेट। बट अगर आप नॉन मॉनेटरी हो तो ईयर एंड पे आपको रीमेजर नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ नॉन मॉनेटरी है। तो अगर राइट टू रिसीव ऑब्लिगेशंस टू पे इज फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल देन ओनली यू आर मॉनेटरी। अगर पैसा लेना या देने का अमाउंट इन फॉरेन करेंसी फिक्स्ड है, यू आर मॉनेटरी। तो फटाफट अगर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो फॉरेन से तो दीज आर नोन एज फॉरेन ट्रांजैक्शंस। एंड इस केस में फॉरेन ट्रांजैक्शन की एंट्री जैसे ही लिखते हो लिख लो, कन्वर्ट इट इनटू इंडियन करेंसी ऑन द इनिशियल मेजरमेंट। At the year end, when there is a subsequent remeasurement, you have to give a thought. वो आइटम्स रीमेजर होंगे जो मॉनेटरी हैं, जिसका अमाउंट लेना या देना एक फिक्स्ड यूनिट आपको पता है। वो आइटम रीमेजर नहीं होंगे जो नॉन मॉनेटरी है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिक्स्ड एसेट्स। इसलिए अगर आप मेरा एग्जांपल देखोगे, असेट है नॉन मॉनेटरी, इसको रीमेजर नहीं करना। बट ये जो फॉरेन सप्लायर है बच्चा मेरा, ये जो फॉरेन सप्लायर है, ये क्या है बच्चा मेरा, ये मॉनेटरी है। इसको अमाउंट यूनिट में जो डॉलर देना है वो फिक्स्ड है। उस केस में इसका रीमेजरमेंट हो रहा है, इसका नहीं हो रहा। इसलिए एक्सचेंज लॉस या गेन फॉरेन सप्लायर पे दिखेगा, असेट पे नहीं दिखेगा। यहां तक बच्चों समझ आ गया क्या? तो व्हेनेवर यू डू अ ट्रांजैक्शन विद द फॉरेन सप्लायर या यू हैव अ ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, यू हैव टू ऑलवेज चेक मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो। मॉनेटरी का मतलब अमाउंट ऑफ पेमेंट इज डिटर्मिनेबल फिक्स्ड। नॉन मॉनेटरी मतलब इफ यू आर नॉट अ मॉनेटरी आइटम। एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पर डेटर्स क्रेडिटर्स बेस्ट एग्जाम्पल है फॉरेन के। यस, हमेशा रीमेजरमेंट मॉनेटरी का होता है एट द क्लोजिंग रेट इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट, बट नॉन मॉनेटरी का रीमेजरमेंट जनरली नहीं होता। किस केस में होता है वो मैं आपको बताऊं। तो देखो, मॉनेटरी आइटम्स गेन एंड लॉसेस आर रीमेजर्ड एट क्लोजिंग रेट एंड दिस एक्सचेंज एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। याद रखना, exchange loss या gain in respect of foreign currency transaction is transferred to profit and loss account. Am I clear? अगर आप नॉन मॉनेटरी आइटम एंड आपको थ्रू आउट जिंदगी बैलेंस शीट में कॉस्ट मॉडल पे रखा जाता है तो हम आपको रीमेजर नहीं करेंगे। याद रखना, जैसे पीपी अगर मैं कॉस्ट मॉडल पे रखती हूँ कभी भी रीमेजर नहीं होगा। इन्वेंट्री कॉस्ट पे रखा है कभी भी रीमेजर नहीं होगा। बट अगर मैं रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही हूं, पीपी पे रीवैल्यूएशन का मॉडल लगा दिया जो इंडिया 16 में सिखाया था, रीमेजर करो एक्सचेंज रेट जो डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे है। तो जिस दिन आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो, ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन करते हो। जिस दिन आप रीमेजर करते हो, कब? ईयर एंड पे जनरली रीवैल्यूएशन होता है। उस दिन का जो एक्सचेंज रेट है उसका भी इंपैक्ट लेना पड़ेगा। बात समझ आई? तो जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, तो याद रखना, अगर आपने फिक्स एसेट्स को रीमेजर किया तो उसका जो गेन या लॉस आता है वो ओसीआई में जाता है। याद करो, अभी इंडेक्स 16 में सिखाया था ना। तो इफ यू रीमेजर एज पर द रीवैल्यूएशन मॉडल ऑन सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट, उस केस में जो भी आपका रीवैल्यूएशन गेन या लॉस आता है वो ओसीआई नॉन रिक्लासिफाइड में डालते हो ना, हाँ या ना? उस केस में अगर आप रीमेजर कर रहे हो तो आपको अलाउड है रीवैल्यूएशन मॉडल के समय आप उसको रीमेजर कर लो क्लोजिंग रेट पे। तो पॉइंट अगर आप मैं कंक्लूड करूं, अगर आप अपने पीपीई को कॉस्ट मॉडल पे रख रहे हो, वो नॉन मॉनेटरी आइटम पे, आप उसको सब्सिक्वेंट रीमेजर नहीं करोगे क्लोजिंग रेट पे। बट अगर आप अपने असेट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे कंटिन्यू कर रहे हो, उस केस में अगर आपका रीवैल्यूएशन मॉडल पे असेट है तो आपको रीमेजर करना पड़ेगा इवन इट इज अ मॉनेटरी आइटम। और रीमेजरमेंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, एक्सचेंज गेन या लॉस, वो ओसीआई एनआर में जाएगा अगर रीवैल्यूएशन ओसीआई एनआर में गया। तो एक्सचेंज डिफरेंस उस मॉनेटरी आइटम पे ओसीआई एनआर में जाता है जिस मॉनेटरी आइटम को आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हो, और वो रीवैल्यूएशन गेन या लॉस ओसीआई एनआर में जाता है। कंक्लूजन ये है, ओसीआई एनआर में अगर आपका रीवैल्यूएशन गेन या लॉस गया है तो आपका एक्सचेंज डिफरेंस गेन या लॉस ऑन मॉनेटरी आइटम भी ओसीआई एनआर में जाएगा। बट अगर किसी रीजन से
पीएनएल में गया है तो आपका एक्सचेंज डिफरेंस भी पीएनएल में जाएगा। एम आई क्लियर? तो अगर मैं फटाफट इसको वन लाइन में कंक्लूड करती हूँ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, इसको क्विक रिवाइज करेंगे। अगर आप ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन को मैं 3 हिट्स में क्लासिफाई कर रही हूँ, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी एट कॉस्ट, नॉन मॉनेटरी एट रिवैल्यूएशन। मॉनेटरी रीमेजर्स एट ईयर एंड एट क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी एट कॉस्ट, नो रीमेजरमेंट, नॉन मॉनेटरी एट रिवैल्यूएशन मॉडल, रीमेजर एट क्लोजिंग रेट ऑन बैलेंस शीट डेट। क्लियर? इसका एक्सचेंज लॉस एंड गेन पीएनएल में, यहां तो आएगा ही नहीं। इसका एक्सचेंज डिफरेंस गेन या लॉस ओसीआई एनआर में, अगर इसका रीवैल्यूएशन गेन या लॉस ओसीआई एनआर में, इसका एक्सचेंज गेन या लॉस पीएनएल में, अगर इसका रीवैल्यूएशन गेन या लॉस पीएनएल में। करेक्ट? करेक्ट? देखो बच्चों, ये मैंने पूरी बातें बता दी। तो देखो, अगर आप पीपी करोगे रीवैल्यू तो पीपी को बढ़ा देना, जो भी रिवैल्यूएशन गेन या लॉस आया वो ओसीआई एनआर में, लॉस आया तो पीएनएल में, एक्सचेंज गेन और लॉस ओसीआई एनआर। तो असेट रीवैल्यू करने पे ये इंपैक्ट आएगा, प्लस एक्सचेंज डिफरेंस ऑन दी क्लोजिंग डेट। ये तो बच्चों को बात समझ आ गई। दो बेटा जनरल नॉलेज की बातें जो जनरली क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉट दैट रेलेवेंट बट फिर भी सुनो। याद है बच्चों, आपने इन्वेंट्री को पढ़ा था, इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो जब आप ये कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करते हो, और मैंने आउट ऑफ इंडिया से अगर इन्वेंट्री खरीद रखा है, करेक्ट, उसकी कॉस्ट तो आपको बिल से पता है डॉलर में, आप उसको कन्वर्ट कर देते हो इनिशियल रिकॉग्निशन पे, उस दिन के स्पॉट रेट पे। जिस दिन आप बैलेंस शीट डेट पे उसके एनआरवी को कंपेयर करोगे तो आपको फॉरेन से एनआरवी मिलेगी कि आज ये आइटम फॉरेन में इतने पे बिक रहा है। डोंट कंपेयर फॉरेन करेंसी विद फॉरेन करेंसी। आप अपने कॉस्ट को अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर चुके हैं तो आप अपने एनआरवी को भी इंडियन करेंसी में क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करो, फिर उसका जो एब्सोल्यूट फिगर इंडियन करेंसी में आएगा और ये एनआरवी जो इंडियन करेंसी में आएगा उसको कंपेयर किया जाता है। बिकॉज मेरी करेंसी इंडियन करेंसी है, रुपीज, मुझे फॉरेन करेंसी में कंपैरिजन नहीं करना। तो यही पॉइंट मैंने आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए भी दिया है, इन्वेंट्री के लिए भी दिया है। व्हेनेवर यू टेक आउट कॉस्ट डॉलर इंटू ट्रांजैक्शन रेट उस दिन का, ये कंपेयर किया जाएगा एनआरवी डॉलर इंटू क्लोजिंग रेट से। ये जो अमाउंट आएगा विच एवर इज लोअर। सेम अगर मैंने कोई एसेट बाहर से खरीदा है, मुझे उस पर इम्पेयरमेंट चेक करना है, तो कैरिंग अमाउंट डॉलर इंटू ट्रांजैक्शन रेट पे आ रहा होगा सब्जेक्ट टू डिप्रिशिएशन। उसी तरह जब मैं उसका रिकवरेबल अमाउंट आज का देखूंगी तो डॉलर में उसका रिकवरेबल अमाउंट मुझे आज का मिलेगा, तो आज का क्लोजिंग रेट उसमें मल्टीप्लाई कर लेना और तब कंपेयर करना। यहां पर झगड़ा मत करना मैम, इन्वेंट्री आपने कहा था मॉनेटरी है, ये सारी चीजें इग्नोर करना। जब हम कंपैरिजन करते हैं हम अपनी करेंसी में करेंगे और हमारी करेंसी में आज क्या रिकवरेबल अमाउंट है, हमारी करेंसी में आज क्या नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, पहले उसमें कन्वर्ट करने के लिए उस डॉलर को उस दिन के क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करना। ये दोनों एक एक्सेप्शन है जो याद रखना। तो फिलहाल हमने कंप्लीट कर लिया ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, उसको सिर्फ याद रखना, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी में डेटर एंड क्रेडिटर, एक्सचेंज लॉस एंड गेन इज ट्रांसफर टू पीएनएल, नॉन मॉनेटरी में चेक करना पड़ेगा कॉस्ट, दोनों एक्सचेंज गेन एंड लॉस, रिवैल्यूएशन मॉडल ओसीआई एनआर में जाएगा अगर उसका रिवैल्यूएशन ओसीआई एनआर में है। अगर उसका रिवैल्यूएशन पीएनएल में है, जैसे लॉस के केस में, रिवैल्यूएशन लॉस के केस में, तो उसका एक्सचेंज लॉस एंड गेन भी पीएनएल में जाएगा। ज्यादा क्लियर है? तो देखो, रिकॉग्निशन मॉनेटरी आइटम पीएनएल में, नॉन मॉनेटरी आइटम इफ ओसीआई फेयर वैल्यू, फॉरेन एक्सचेंज इन ओसीआई, इफ पीएनएल। मैंने ये भी समराइज करके दे दिया। गाइस अगर ये बोर्ड नोट्स चाहिए तो प्लीज मैसेज करो, लगा तो आई शेयर विद यू। बात आता है केस 2। अच्छा, इस केस 2 की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो केस 3 समझ जाएंगे। मैं आपको बताऊं क्या, ट्रांजैक्शन से आसान। देखो, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रेजेंटेशन करेंसी। मेरी बैलेंस शीट इंडियन करेंसी में, मैं ऑपरेट करती हूँ फॉरेन में, मेरे फॉरेन ऑपरेशन से बहुत सारे बिजनेस है, ब्रांच है, एसोसिएटेड जो भी है, मेरे को उनकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रेजेंटेशन करेंसी। देखो ना, इफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फॉरेन कंट्री इज रिक्वायर्ड, इफ presentation of financial statement in foreign country is required for loan from foreign bank, for parent company in foreign country, मतलब आपको अपने financial statements को convert करना है
बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो हमेशा याद रखना, वेन एवर यू हैव टू कन्वर्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे कन्वर्ट करने जाएंगे, इसका रूल दिया हुआ है। रूल्स टू कन्वर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी। मान लो मैं इंडियन करेंसी में मेंटेन कर रही हूँ, मुझे मेरे फाइनेंशियल्स कन्वर्ट करके देने हैं फॉरेन करेंसी में बिकॉज ऑफ एनी रीजन। यहाँ मैं सब्सिडी हूँ, वो होल्डिंग है, या मुझे लोन लेना है तो वो कह रहे भैया कन्वर्टेड बैलेंस शीट दो, हमको नहीं समझता तुम्हारी इंडियन करेंसी। करेक्ट? ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आर द रूल्स टू कन्वर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट किया जाता है। सिर्फ करेंट ईयर का पीएनएल जिसके अंदर खर्चे और इनकम आते हैं, खर्चे, इनकम या करेंट ईयर का पीएनएल एवरेज रेट पे होता है। करेक्ट? एंड इक्विटी पार्ट में अगर इक्विटी शेयर कैपिटल या कोई और अदर इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस दिया है, उसका वो आपको बताएंगे क्या है अमाउंट, नहीं बताएंगे तो उसका पुराना हिस्टोरिकल रेट ले लेना। फटाफट देखो कन्वर्शन करने का तरीका। असेट्स एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट में आपके असेट्स हैं, लायबिलिटीज है, इक्विटी छोड़ के असेट्स एंड लायबिलिटीज एट क्लोजिंग रेट। अब आ जाओ इक्विटी पे। इक्विटी में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है बच्चा, वो उसका वैल्यू देंगे, नहीं देंगे हिस्टोरिकल रेट। आपका जो इक्विटी ओपनिंग वाला पार्ट होगा उसका वैल्यू देंगे, नहीं तो हिस्टोरिकल रेट। बाकी जो करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का खर्चे, करंट ईयर का इनकम, वो एवरेज रेट पे। तो कुल मिला के दो ही रेट लगता है, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट। असेट्स एंड लायबिलिटीज एट क्लोजिंग रेट, एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस एट एवरेज रेट। बाकी ओपनिंग बैलेंसेस का वो वैल्यू देंगे। इज अ पॉइंट क्लियर? तो क्विकली याद हुआ क्या? असेट्स एंड लायबिलिटीज एट क्लोजिंग, खर्चे, इनकम एंड करंट ईयर का प्रॉफिट एट एवरेज, एंड आपका ओपनिंग बैलेंसेस का बैलेंस वो आपको देंगे, नहीं दिया तो हिस्टोरिकल। क्लियर? यहां पर कोई कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी नहीं है। सारे एसेट ट्रांसलेट होंगे, सारे लायबिलिटी ट्रांसलेट होंगे, ये दिमाग से हटा देना। एंड इस ट्रांसलेशन के दौरान कोई भी डिफरेंस आएगा उसको ट्रांसफर किया जाता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, जिसको बोलते हैं FCTR अकाउंट। FCTR अकाउंट, अरे मैंने कितनी बार कहा है, आपको इंडेस बताता है PNL में ट्रांसफर करना है, OCI NR में डालना है या OCI R में डालना है। हमारा ये इंडेस 21 कहता है FCTR फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व को OCI R में डालना। अदर इक्विटी के हेड में आएगा, ऑब्वियसली रिजर्व है। यहां तक बात समझ आ गई? तो अगर मैं बात करूं, अभी मैंने क्या पढ़ा, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस केस में अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 100% ट्रांसलेट कर रहे हो, असेट एट क्लोजिंग रेट, लायबिलिटी एट क्लोजिंग रेट, एक्सपेंसेस, इनकम एंड पीएनएल एट एवरेज रेट, करंट ईयर का, ओपनिंग का वो देंगे, नहीं देंगे तो हिस्टोरिकल रेट। इस कन्वर्जन के दौरान जो भी डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, FCTR। ये FCTR कहां ट्रांसफर होगा? OCI रिक्लासिफाइड हेड में, जो अदर इक्विटी में बैलेंस शीट में मौजूद है। क्लियर? यस मैम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस, बस उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा। फॉरेन ऑपरेशंस कर रहे हो, अगर आपकी पेरेंट कंपनी इंडिया में एंड पूरा का पूरा एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, ब्रांच, ये सब आपके फॉरेन में है, इसको बोलते हैं फॉरेन ऑपरेशंस। अगेन याद रखना, इसमें भी जो ट्रांसलेशन है ना एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसा कि मैंने बताया था। जो भी ट्रांसलेशन करना है असेट्स एंड लायबिलिटीज का क्लोजिंग में, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। अप्लाई ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज डन अबव, ये मैंने लिख दिया। करेक्ट? सिर्फ इसमें याद रखना, इसमें जो भी डिफरेंस आएगा वो भी कहां जाएगा? करेंसी डिफरेंस फ्रॉम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, अप्लाई ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड, सेम एज इन टू। करेक्ट? एम आई क्लियर? अब याद रखना, अब ये तब होगा जब वहां की करेंसी अलग है, यहाँ की करेंसी अलग है। आप इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो, वहां ऑपरेट कर रहा है, और करेंसी अलग है, अलग अलग चल रहा है। मेरी करेंसी इंडियन रुपीज, वो चल रहा है डॉलर। बट अगर आपका फॉरेन ऑपरेशंस है इन फॉरेन बट करेंसी सेम एज इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इज इट पॉसिबल? हो सकता है बेटा, हो सकता है सिर्फ वहां पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं बट पूरी बुक्स इंडियन करेंसी में मेंटेन कर रहे हैं। उस केस में नो ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल वेर इन आपकी होल्डिंग कंपनी एक्सटेंड हो रही है। तो हमेशा याद रखना, टू केसेस होता है फॉरेन ऑपरेशंस में। फॉरेन ऑपरेशंस का मतलब क्या है?
आपने बाहर आउट ऑफ इंडिया एक पूरा नया बिजनेस स्टार्ट किया रखा है, चाहे वो एसोसिएट हो, जॉइंट वेंचर हो, सब्सिडरी। अगर वो फॉरेन करेंसी में है तो उनके पूरे फाइनेंशियल्स को ट्रांसलेट करो, एंड सेम तरीका जो ऊपर पड़ा है। बट अगर वो फॉरेन में है बट मेंटेन इंडियन करेंसी में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां तक बच्चों बात समझ आ गई? देखो जल्दी से, तो अगर मैं अभी तक जो भी पढ़ा है उसको कंक्लूड करूं, ट्रांजैक्शन हुआ तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी देख लेना। सिंपल बात करूं, चाहे आपके फाइनेंशियल्स कन्वर्ट कर रहे हो या सामने वाले के ऑपरेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कन्वर्ट कर रहे हो, assets and liabilities at closing rate, expenses, income and current year profit at average rate, share capital and other equity का opening balance at the amount given in the question, if not given historical rate। जो भी डिफरेंस आएगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू ओसीआई रिक्लासिफाइड, जो किस हेड में जाएगा, अदर इक्विटी। तो कहना है केस 2 एंड केस 3 सेम टू सेम है। केस 2 में आप अपने बैलेंस शीट को कन्वर्ट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन, और यहां पर आप उनकी फाइनेंशियल्स कन्वर्ट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ द पेरेंट कंपनी बेस्ड इन इंडिया। कुछ भी हो सकता है। कितने बच्चों में यहां तक क्लियर है एकदम अच्छे से? गाइस यहां पर ना बेटा एक छोटा सा केस है जो ये मैं आपको करवा रही हूं, ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। बट आपके सिलेबस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ा है इंडेक्स 110 या 103, कहीं पर भी इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन में फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस किसी भी सम में आपका इंस्टीट्यूट डिस्कस नहीं करता। ये बट सीए इंस्टीट्यूट के सिलेबस में जरूर आता है, करेक्ट। मैं ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज कभी कभी आपका इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा डाल देता है जो नहीं भी है फिर भी पूछ लेता। मैं इसको फटाफट ऑन अ सेफर साइड आपको करवा देती हूँ जो आप तुरंत कोरिलेट कर रहे हो। मैं कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बोलूंगी, सुन लेना, लगता है करने जैसा है कर लेना, कुछ पॉइंट्स रिटेन कर लेना, एग्जाम में आ गया तो बोनस। चलो, अगर आपका इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन है, मतलब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी, पेरेंट कंपनी एसोसिएट, पेरेंट कंपनी कोई भी, आप अपनी अपनी बैलेंस शीट बनाओगे ना, मैं अपनी तू तेरी, जिसको जो, उस केस में एक्सचेंज लॉस एंड गेन जैसे जाता है वैसे पीएनएल में चला जाएगा अपनी अपनी बैलेंस शीट में। इन केस ऑफ इंटर ग्रुप हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, होल्डिंग सब्सी से, सब्सी होल्डिंग से, इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन, बेटा ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन हमेशा पीएनएल में जाता है, तो स्टैंड अलोन में ये कहां जाएगा, पीएनएल। बट जब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन आपको याद है कंसोलिडेशन में डेटर क्रेडिटर नलिफाई करके जीरो, लोन तुमको दिया, लोन तुमसे लिया, नलिफाई करके जीरो। तो आप एक दूसरे की बुक्स में एक दूसरे से जो लोन लिया दिया कैंसिल कर देते, एक दूसरे की बुक्स का स्टॉक नलिफाई करते, डेटर क्रेडिटर करते। याद करो 110 103 में बताया था। वो सब तो होगा ही होगा, बट अब एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करने के कारण एक दूसरे की बुक्स में जो फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस आए, क्या वो नलिफाई होता है? द आंसर इज नो। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन जो ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल को तो आप एलिमिनेट करोगे, सेल्स एंड परचेज को भी एलिमिनेट करोगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को भी एलिमिनेट करोगे। ये 103 110 में पढ़ा रखा है। बट याद रखना, जो भी एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो एलिमिनेट नहीं होगा, पीएनएल में शो होगा। अगर आप एक दूसरे से लोन का ट्रांजैक्शन कर, एक दूसरे को लोन देना लेना, अगेन अगर वो लोन रिटर्न करने वाला है या लोन रिटर्न करने वाला नहीं, जो भी लोन रिटर्न करने वाला हो या रिटर्न करने वाला नहीं हो, एलिमिनेट तो होगा ही होगा। सिर्फ याद रखना, अगर आपका रिटर्नेबल लोन है, मतलब लोन इज ट्रीटेड एक्चुअल एज अ लोन, याद रखना, तो एक्सचेंज लॉस कहां ट्रांसफर होगा, पीएनएल। बट अगर लोन नॉन रिटर्नेबल है, इसका मतलब इट इज नॉट अ लोन, इट इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस केस में एक्सचेंज लॉस एंड गेन ट्रांसफर हो जाएगा ओसीआई आर। तो अगर मैं इस चीज को समराइज करूं ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े बेचा फाइनल के बच्चों, अगर आप एक इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एक पेरेंट कंपनी दूसरे से एक इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, देयर इज एन एक्सचेंज लॉस। ओके, इन योर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इन योर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जाएगा पीएल। बट इन योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो अगर डेटर क्रेडिटर वाले ट्रांजैक्शन है या लोन वाले। जैसे डेटर क्रेडिटर लोन को एलिमिनेट करते थे, स्टॉक को एलिमिनेट करते थे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करते थे, वो तो करना ही है, एलिमिनेशन वही होगा जो पहले करते थे। सिर्फ याद रखना, डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड अगर एक्सचेंज लॉस है तो पीएनएल में,
अगर आपका लोन के कारण एक्सचेंज लॉस और गेन है, चेक करो लोन रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल। रिटर्नेबल है तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ लोन, एक्सचेंज डिफरेंस लॉस या गेन का पीएनएल में जाएगा। बट अगर नॉन रिटर्नेबल है तो उस केस में एक्सचेंज डिफरेंस गेन या लॉस आपको डालना पड़ेगा ओसीआई आर रिक्लासिफाइड। एम आई क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई क्या? Foreign currency transaction is for entity whose currency is different and transaction currency is different। मतलब मैं इंडिया में हूं, मैं ट्रांजैक्शन बाहर से कर रही हूं, उस केस में ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगा जहां पर मेरा ट्रांजैक्शन करेंसी अलग है और मेरा एक्चुअल बुक्स का करेंसी अलग है। क्लियर? अब आ जाते हैं गुडविल पे। ये एक कॉमन पॉइंट है, ये मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ। कहते बेटा इंडेक्स 103-110 में ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन आप गुडविल निकालते थे अपनी एक्वायरर कंपनी की, उसके एसेट्स अपनी बुक में लेते थे, उसके लायबिलिटीज बुक में लेते थे आज की रेट पे, और फिर आप गुडविल डिफरेंस निकालते थे। अब सोचो अगर आपका सब्सिडरी फॉरेन में, उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज देखो, एनी गुडविल अराइजिंग इन फॉरेन ऑपरेशन एक्विजिशन ट्रांसलेट इट इनटू क्लोजिंग रेट, बिकॉज आप हमेशा उसको जब अक्वायर करते हो तो आप पूरे ऑपरेशंस को एक्वायर करते हो। गुडविल क्यों आता है इस केस में, एसोसिएट या सब्सिडी क्यों आता है सब्सिडरी के केस में? बिकॉज आपने उसका बिजनेस एक्वायर किया। क्यों एक्वायर किया? बिकॉज वो सब्सिडरी है। सब्सिडरी होना मतलब बिजनेस ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशन, और फॉरेन ऑपरेशन में क्या लगता है, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इन क्लोजिंग रेट। तो याद रखना गुडविल अगर आपका इन द केस ऑफ सब्सिडरी आता है एज पर इंडिया 103 and 110 ऑन द टाइम ऑफ बिजनेस एक्विजिशन नीड्स टू बी कन्वर्टेड एज पर द क्लोजिंग रेट। ये मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया है, ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया। व्हेनेवर देयर इज अ फॉरेन ऑपरेशन, जो भी आप एक्वायर कर रहे हो सारे इंडेक्स 103 110 लगेगा, तो जो गुडविल आएगा वही तरीके से असेट आएगा, असेट्स आर कन्वर्टेड इनटू क्लोजिंग रेट। ये मैंने आपको और फर्दर क्लैरिफाई करके दिया है, ऑलरेडी आपको पता। ये डिस्पोजल ऑफ फॉरेन करेंसी बेटा आपको सीएमए फाइनल के बच्चों को नहीं दिया गया उनके सिलेबस में 103 में एंड 110 में, तो आपको डिस्पोजल नहीं आता। बहुत डिटेल में नहीं दिया है कि हम अपना शेयर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, हम अपना 100% कंट्रोल बेच रहे हैं, या हम अपनी सब्सिडरी से अपना कंट्रोल इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। ये सारी चीजें आपको इंडेक्स 103 या 110 में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं ये वाला पार्ट आपको नहीं करवा रही। बट मैं इसको एक शॉर्ट में एक लाइन बता देती हूँ, शॉर्ट में एक लाइन बता दूंगी। अगर आपका डिफरेंस जो भी था, जो पड़ा था कहाँ, ओसीआई आर में, अगर आप अपना डिफरेंस, आप अपना बिजनेस बेच रहे हो, कंप्लीटली डिसऑफ अपना इन्वेस्टमेंट खत्म कर रहे हो फॉरेन ऑपरेशन से, आप अपने इस ओसीआई आर को आप कहाँ ले जाओ, पीएनएल में। एंड ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है, कोई भी चीज ओसीआई आर में अगर रहती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, जब वो खत्म होता है तो हमेशा पीएनएल में। याद रखना, देखो ये पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा। सिर्फ एक ही सिचुएशन में आपका ये डिफरेंस एनसीआई में जाता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में, जब आप पार्शियल डिस्पोजल करते हो अपने सब्सिडरी का। तो व्हेन देयर इज अ कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट्स, एनीथिंग, आपका डिफरेंस कहां ट्रांसफर कर देना, पीएन में। बट व्हेन देयर इज अ पार्शियल डिस्पोजल एंड अगर आप अदर देन सब्सी हो तो ट्रांसफर कर देना पीएनएल में। बट अगर आप सब्सी का पार्शियल डिस्पोजल है उस केस में ट्रांसफर कर देना एनसीआई में, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में। सिर्फ ये याद रखना फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू। तो क्विकली बच्चों मैं आपको बता देती हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं। इंटर कम ग्रुप ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ, पेरेंट एंड सब्सिडरी या पेरेंट एंड एसोसिएट या पेरेंट एंड जॉइंट वेंचर में अब आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो अपना इंटरेस्ट, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो। जैसे आप अपना पूरा कंट्रोल छोड़ दोगे 100%, सारा का एक्सचेंज डिफरेंस लॉस कहाँ ट्रांसफर कर देना, फाइनली पीएनएल में। ओसीआई आर वाली सारी चीजें कहाँ जाती है, पीएनएल में। बट अगर आप पार्शियल डिस्पोजल कर रहे हो तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट पीएनएल में जाएगा। बट इन केस ऑफ पार्शियल डिस्पोजल, इन केस ऑफ सब्सिडरी है, उस केस में जितना आप छोड़ रहे हो उतना एनसीआई को बढ़ा देना। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? दैट्स ऑल फॉर इंडिया 16। बट अगर मैं 1-2 लाइंस में आपके लिए कंक्लूड करूं फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, आपके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी एंड ट्रांसलेट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द फॉरेन करेंसी। ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी चेक करना जरूरी है, अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है। ट्रांजैक्शंस का एक्सचेंज लॉस एंड गेन्स पीएनएल में जाता है।
बट व्हेन आई टॉक टू अबाउट फॉरेन ऑपरेशंस, इन केस ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कन्वर्ट कर रहे हो, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व आता है जो OCIR में जाता है, और ये OCIR जब आपका ऑपरेशन से कंट्रोल खत्म हो जाता है तब P&L में रिक्लासिफाई होगा। दैट्स ऑल फॉर इंडिया 16। चलो यहां तक बच्चों इंडिया 16 पूरा, सॉरी इंडिया 21, सॉरी गलत से निकल गया, इंडिया 21, दैट्स ऑल फॉर इंडिया 21। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ये सब रिलेटेड है ना। 16 भी पीपीए के बारे में बात करता है, 20 थी बोरिंग कॉस्ट और क्वालिफाइंग एसेट, 21 भी यही एसेट वसेट खरीदा, बट यस वी वर डिस्कसिंग इंडेक्स 21, दैट्स ऑल फॉर इंडेक्स 21। एनी डाउट, गेट बैक टू मी। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए या सेशन अच्छा लगा प्लीज बताना। इट वाज अ कंप्लीट रिवीजन of most important concepts of your Index 21. Thank you so much.